नमस्कार। आज बात करेंगे पीएसयू बैंक्स की, क्योंकि बाजार में एक बड़ी खबर आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है, ना एफडीआई लिमिट बढ़ेगी और ना ही कोई नए बड़े बैंक मर्जर होंगे। और बस इस अनाउंसमेंट के बाद पीएसयू बैंक शेयर्स धड़ाम से नीचे। तो अब असली सवाल ये है, आगे क्या होगा? आज का जो ये विश्लेषण है ना, ये प्योरली डेटा पर बेस्ड है। कोई हवाई बातें नहीं, जीरो स्पेकुलेशन। सारा डेटा हमने मनी कंट्रोल से लिया है ताकि आपको मिले 100% ऑथेंटिक मार्केट इनसाइट। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पीएसयू बैंक्स अचानक गिरे क्यों? जड़ क्या है इस गिरावट की? देखिए, हुआ ये कि पीएसयू बैंकों की जो रैली चल रही थी ना, वो पूरी तरह से कुछ उम्मीदों पर टिकी थी। बाजार को लग रहा था कि एफडीआई लिमिट बढ़ेगी, बड़े बड़े बैंक मर्जर्स होंगे, सरकार कंसोलिडेशन को पुश करेगी। इन्हीं 3 उम्मीदों ने मार्केट में एक जबरदस्त मोमेंटम बना रखा था। लेकिन हुआ क्या? सरकार ने इन सारे प्रपोजल्स को सिरे से खारिज कर दिया और मार्केट को सिग्नल एकदम साफ मिला कि भाई पॉलिसी वाली हाइप का दौर अब खत्म। अब फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पर। और बस यही वो वजह है कि हमें शॉर्ट टर्म में पीएसयू बैंकों में इतनी बड़ी बिकवाली देखने को मिली। ठीक है, तो अब पॉलिसी वाले ट्रिगर्स तो खत्म हो गए। तो अब सवाल यह है कि इन बैंकों के शेयर्स को ऊपर कौन लेकर जाएगा? अब क्या है जो मायने रखेगा? चलिए इसी पर गौर करते हैं। देखिए, अब कोई पॉलिसी ट्रिगर तो है नहीं, तो अब पीएसयू बैंकों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर्स पर टिका है। अब 5 कोर ड्राइवर्स होंगे जिन पर नजर रखनी होगी। पहला है लोन बुक ग्रोथ, मतलब बैंक का बिजनेस कितना बढ़ रहा है। दूसरा, एसेट क्वालिटी, जो लोन दिए हैं वो कितने सेफ हैं। तीसरा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या निम, यानी बैंक की असली कमाई की ताकत कितनी है। चौथा है क्रेडिट कॉस्ट्स, मतलब डूबे हुए लोन का कितना रिस्क है। और पांचवां, कैपिटल एडिक्वेसी, यानी मुश्किल वक्त में बैंक कितना स्ट्रेस झेल सकता है। सब कुछ अब डेटा ड्रिवन होगा, एकदम क्लियर। अच्छा, यहां पर निम को थोड़ा और समझ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। सीधी भाषा में निम वो फर्क है जो बैंक ब्याज कमाता है और जो ब्याज वो देता है उसके बीच का। यही वो आंकड़ा है जो एक बैंक की असली कमाई की ताकत दिखाता है। तो चलिए अब इस नए फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि एनालिस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से कौन से बैंक्स फंडामेंटली मजबूत नजर आ रहे हैं। मनी कंट्रोल और एनालिस्ट रिपोर्ट्स की माने तो 3 पीएसयू बैंक ऐसे हैं जो फंडामेंटल्स के बेसिस पर सबसे अलग खड़े हैं। नंबर 1 पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। मजबूत कैपिटल, क्लीन बुक और कमाई भी लगातार बढ़ रही है। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी, जिसकी लोन ग्रोथ अच्छी है और निम भी स्टेबल है। और तीसरा नाम है कैनरा बैंक का। प्रॉफिट भी स्टेडी है और एसेट क्वालिटी का ट्रेंड भी अच्छा है। तो ये जो बड़े लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स हैं, ये अभी भी फंडामेंटली स्टेबल कैटेगरी में माने जा रहे हैं। अब जरा बड़े और छोटे पीएसयू बैंकों की सीधी तुलना करते हैं। देखिए, एसबीआई, बीओबी, कैनरा जैसे जो बड़े बैंक हैं, उनके पास डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, मजबूत कासा है, निम भी स्टेबल है और कैपिटल भी बेहतर है। मतलब कुल मिलाकर क्रेडिट रिस्क कम है। दूसरी तरफ जो छोटे या मिड साइज के पीएसयू बैंक हैं, उनके पास कैपिटल कम है, एमएसएमई स्ट्रेस का एक्सपोजर ज़्यादा है और निम में भी उतार चढ़ाव रहता है। तो जाहिर है इस करेक्शन का असर छोटे बैंकों पर ज़्यादा पड़ेगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये जो गिरावट आई है, इसका मतलब क्या है? हर निवेशक के मन में यही सवाल है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? क्या इस लेवल पर पैसा लगाना समझदारी होगी? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, यहां पर क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बड़े पीएसयू बैंकों के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं। गिरावट जो आई है वो पॉलिसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। और हां, वैल्यूएशंस अब थोड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो क्या ये खरीदने का मौका है? जवाब है मजबूत पीएसयू बैंकों के लिए हां, सिलेक्टिवली। लेकिन छोटे और कमजोर पीएसयू बैंकों में अभी भी रिस्क बहुत ज्यादा है और मैक्रो अनिश्चितता, जैसे क्रेडिट डिमांड का स्लो होना, एनपीए का खतरा, ये सब असली हैं। तो सिलेक्टिव एंट्री ही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे में एक निवेशक को अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए? नई सच्चाई को कैसे नेविगेट करना है? चलिए इस पर बात करते हैं। पीएसयू बैंकों में अब एक सिलेक्टिव अप्रोच ही सबसे बेस्ट है। सीधा सा हिसाब है, अगर आपके पास मजबूत पीएसयू बैंक हैं तो उन्हें होल्ड करें या अक्यूमुलेट करें, और अगर कमजोर पीएसयू बैंक हैं तो उन्हें रिड्यूस करें या अवॉइड करें। और इसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना मत भूलिए। सिर्फ पीएसयू बैंकों पर निर्भर रहना ठीक नहीं। प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, फिनटेक लेंडर्स, इन सब में भी निवेश करें।
ये डाइवर्सिफिकेशन आपको पीएसयू स्पेसिफिक शॉक से बचाने में मदद करेगा। अगर आप पीएसयू बैंकों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अगले 6 से 12 महीने इन 5 मैक्रो फैक्टर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। पहला, इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड, क्योंकि ये सीधे निम पर असर डालता है। दूसरा, क्रेडिट डिमांड, जो बैंकों के लिए ग्रोथ का इंजन है। तीसरा, इन्फ्लेशन, क्योंकि ये कर्ज चुकाने की क्षमता पर असर डालता है। चौथा, एनपीए का ट्रेंड, खासकर एमएसएमई और रूरल सेक्टर में क्या हो रहा है इस पर नजर रखें। और पांचवा, लिक्विडिटी की स्थिति। यही वो फैक्टर्स हैं जो अगले 1 साल में बैंकों का प्रदर्शन तय करेंगे। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकलता है तो वो जाएगा कहां? किन सेक्टर्स को इसका फायदा हो सकता है? अगर पीएसयू बैंकों में लिक्विडिटी कम होती है तो ये पैसा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। रिटेल फोकस्ड एनबीएफसीज में जा सकता है। डिजिटल लेंडिंग, फिनटेक और इंश्योरेंस कंपनियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। आखिर मार्केट हमेशा ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तो तलाश में रहता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। सरकार ने पॉलिसी वाले ट्रिगर्स तो बंद कर दिए। अब पीएसयू बैंकों की असली कहानी उनके नंबर से लिखी जाएगी। जो मजबूत बैंक हैं उन्हें बाजार इनाम देगा, जो कमजोर हैं वो रिस्क बने रहेंगे। ये जो गिरावट है ये एक सिलेक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और आगे का प्रदर्शन पूरी तरह से कमाई, क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पर ही निर्भर करेगा। इसलिए अपने फैसले हाइप से नहीं बल्कि ऑथेंटिक डेटा के आधार पर लीजिए।